वेलकम टू डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। तो आज से हम न्यूज़ जर्नी एक न्यूज़ चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले वाले चैनल में कुछ इशू था, तो अब से हम इसी चैनल पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। पीटी 365 का सेकंड पार्ट भी जल्द ही अपलोड होगा और इसी चैनल पे मैं कोशिश करूँगा जो उस चैनल पे वीडियोज़ हैं वो वापस से बैकअप के तौर पर आपको इस पर यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ की फॉर्म में। और साथ में एंड पे मैंने मिल्खा सिंह जी जो रिसेंटली कोविड-19 की वजह से पास हुए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में। अब हमें बताना है ये कौन रिलीज़ करता है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देन सेकंड इज इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, देन वर्ल्ड बैंक या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी या इनसीड। सो इसका आंसर रहने वाला है बी विल बी योर आंसर। सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं हम। देखो, ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इंडिया ने मेंटेन किया है 43rd रैंक और पिछले 3 साल में लास्ट 3 ईयर में इंडिया का जो रैंक है वो मेंटेन है। तो अगर इन केस इसके ऊपर अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट बन सकती है कि भाई इंडिया का जो रैंक है वो लास्ट पास्ट 3 ईयर में इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। नहीं, कांस्टेंट रहा है। 43rd रैंक जो था वही इस साल भी है और लास्ट 2 ईयर में भी है। अब ये रिपोर्ट जो होती है वो किस लिए होती है, जो कंट्रीज़ हैं उन वो कितनी कॉम्पिटिटिव हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। और इस बार जो इस साल का जो थीम था जिसके अराउंड ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। किस तरीके से कोविड-19 के इम्पैक्ट से इकोनॉमिक जो है ठीक की गई है या कैसे कैसे कंट्रीज़ ने रिएक्ट किया है कोविड-19 पे। और इसमें टॉप परफॉर्मर कंट्रीज़ कौन सी रही हैं। एज़ यूजुअल ये जो स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये कंट्रीज़ हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं काफ़ी सारे इंडेक्स में, चाहे पीस हो चाहे कोई सा भी हो। सो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है अगेन इसमें, देन स्वीडन आता है और देन डेनमार्क। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में सिंगापुर फिफ्थ स्थान, 5वें स्थान पे है। देन सेवन्थ स्टेज पे अगर देखेंगे तो हांगकांग है। देन 8th पे अगर देखा जाए तो ताइवान है और 16th रैंक जो है वो है चाइना का। सो चाइना का काफ़ी अच्छा रैंक है हमारे इंडिया से। ये था इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, साइबर फ्रॉड के लिए एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। अब ये बताना है कि किसने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन 4 जो है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नीति आयोग या नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर रहने वाला है बी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक हेल्पलाइन नंबर जो साइबर फ्रॉड के लिए लॉन्च किया गया है। अब साइबर फ्रॉड क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर है 155260। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे साइबर फ्रॉड की वजह से उसको रोकने के लिए। अब साइबर फ्रॉड क्या होता है, ये एक ऐसा क्राइम होता है जो कंप्यूटर के थ्रू होता है, वाया कंप्यूटर। और जो ये इंडिविजुअल की पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है ऑनलाइन वो चोरी की जाती है, तो उसमें धांधलाबाजी होती है। उसको ये सब रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। अब ये इनिशिएटिव जो लिया गया है, ये इनिशिएटिव जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसने लॉन्च किया। और ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जितने भी हमारे मेजर बैंक्स हैं या पेमेंट बैंक्स हैं, वॉलेट्स हैं जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, और ऑनलाइन जितने भी मर्चेंट्स हैं उन सब के लिए ये है कि वो सब इनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि हम सब की सेफ्टी रहे। क्योंकि यूजुअली आज के टाइम पे ज़्यादातर हम फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे ये सब यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो उतनी सेफ़ नहीं है। तो ये इसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी। और जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हैं वो सब भी इसके अंडर लाए जाएंगे। और जो इसकी एम्पावरमेंट है इसको किस किस के अंडर, जैसे बैंक्स हो गए और साथ साथ में पुलिस को भी फैसिलिटी जो है वो इसके अंडर प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉटन के रिलेटेड। सो 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि इट इज़ द ओनली जीएम क्रॉप अलाउड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। क्या ये एक इकलौती ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो हमारे इंडिया में कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए अलाउड की गई है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि भाई जो बीटी कॉटन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करती है जो क्या करती है, जो कॉटन में बॉल वॉर्म, जो कीड़े वीड़े या कोई सा भी नुकसानदेह जो कॉटन को लगता है उसको ये कॉम्पैक्ट करने के लिए है। तो देखो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हालांकि जीएम क्रॉप्स और बीटी कॉटन के साथ साथ बीटी ब्रिंजल भी है, लेकिन वो हमारे इंडिया में कमर्शियली अलाउड नहीं किया गया है। तो सिर्फ एक ही जो कमर्शियली अलाउड किया गया है वो है आपका बीटी कॉटन। सो आंसर विल बी सी। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। अब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इलीगल जो कल्टीवेशन हो रही है बीटी कॉटन की वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस साल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और काफ़ी सारे सीड पैकेट्स भी मिले हैं जो लगभग डबल हो गए हैं पिछले साल के मुकाबले। लास्ट ईयर 30 लाख थे और इस साल लगभग 75 लाख हो गए हैं। सो काफ़ी इलीगल सीड्स की सेल हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब बीटी कॉटन क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करती है जो कॉटन बर्लवर्म है उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट में था। और जीएम क्रॉप जो है एक जीन आर्टिफिशियली इंसर्ट, हम आर्टिफिशियली एक इंसर्ट करते हैं जीन जो उस स्पीसीज़ को
डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस, अगर वहाँ पे पेस्ट है तो उसको रेजिस्ट करेगा, हर्बिसाइड को टॉलरेट करेगा, और जैसे ड्रॉट वाली कंडीशंस कई बार होती हैं तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे ये कॉटन को उगा देगा, उस कंडीशन को, ड्रॉट वाली कंडीशन को, सूखे वाली कंडीशन को ये ओवरकम कर देगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, जो बीटी कॉटन है, ये जैसे हमने डिस्कस किया, और ये दोनों के दोनों सिमिलर पॉइंट हैं जो हम लास्ट स्लाइड में किए हैं, और इसका देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो अभी तक स्टडीज़ जारी हैं, जैसा पता चलेगा वो तभी हम आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, हाँ पॉजिटिव हैं, लेकिन देयर विल बी नेगेटिव ऑल्सो। सो अभी रिसर्च जो है चल रही है, और देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या नेगेटिव रहते हैं ह्यूमन हेल्थ पे या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। अब बीटी कॉटन जो सिर्फ ओनली जो जीएम क्रॉप है जो अलाउ की गई है कमर्शियली, और जो चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास कौन सी, बीटी ब्रिंजल भी है और एचटी सोया सीड्स भी हैं, लेकिन अभी तक ये हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट में अभी ये अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, अभी स्टडीज़ हुई नहीं है, तो अभी ऐसे यूज़ करना मतलब सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले बताना कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। सेकंड बोलता है कि एनटीपीसी एक ओनली पीएसयू है जिसने कंसिस्टेंटली इंडिया के टॉप 50 वर्क प्लेसेस जो हैं उसमें नेम फीचर किया है कि ये बेस्ट प्लेसेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू वर्क। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो आंसर रहने वाला है सी। अब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये इकलौती पीएसयू है जो कंसिस्टेंटली टॉप 50 वर्क प्लेस में आती है, और ये रिसेंटली इस बार 38th रैंक था, और लास्ट ईयर इसका 47 था, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, रैंक में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। और एनटीपीसी के बारे में बताएं तो एक क्या है, एक इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, और ये कब इस्टेब्लिश की थी, कंपनी एक्ट 1956, जिसके ऑनरशिप किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में दिखेगा। कब फाउंड की थी, 1975 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाउंड किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि एनटीपीसी क्या है, एक महारत्ना स्टेटस इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। नेक्स्ट एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया। हमें बताना है किस चीज़ के लिए है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस के लिए है, सेकंड स्टार्टअप्स के लिए है, थर्ड डिजिटल एक्सपेंशन के लिए है, या फोर्थ है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए फॉर मेकिंग रूल्स फॉर क्रिप्टो करेंसी। सो इसका आंसर रहने वाला ए, ये मिनिमम वेज फिक्सेशन के लिए इस एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर अजीत मिश्रा, जो क्या है रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं। तो इकोनॉमिक्स हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये क्या करेगा, ये टेक्निकल इनपुट और रिकमेंड करेगा कि भाई फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज, कि मिनिमम वेज तो फिक्स होनी चाहिए, और नेशनल फ्लोर वेज भी हैं जो गवर्नमेंट की, उन सबको फिक्सेशन करेगा। और इसका एक्सपर्ट कमेटी का टेनवर क्या है, 3 साल। तो 3 साल के अंदर इनको ये सब स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कि भाई मिनिमम कितना वेज होना चाहिए जो वर्कर्स को दिया जाए। सो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं वो अपने जॉब लॉस कर चुके हैं, और जो मिनिमम पहले से वेजेस मिलती हैं, जैसे मनरेगा के अंडर भी मिलती है, तो अराउंड 167 और 168 रुपीज़ मिलती हैं। सो पर डे के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा उतनी है नहीं, हालांकि 100 डेज़ वर्क है दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन 167 to 168 रुपीज़ इज़ नॉट गुड इनफ फॉर ए डे। तो एक दिन में इतना, इससे ज़्यादा ही खर्च हो जाता है यार। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 160-170 रुपये कितना ही होता है। सो इसलिए अब ये रिकमेंडेशन जब आएंगी, लगभग 3 साल का ये टाइम एक्सपर्ट कमेटी देगी इसके बाद, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और ये आप GS3 में भी, मेंस के टॉपिक्स में भी ये चीज़ आप लिख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा ये टॉपिक, सॉरी इनकी रिकमेंडेशन जब आएंगी तब तो ठीक है, लेकिन अभी भी आप ये कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली क्या स्टेप्स ले रही है हमारे यहाँ पे पॉवर्टी या जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। तो एक इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। एक्सपर्ट ग्रुप है, एक्सपर्ट ग्रुप जो है, और ये क्या करेगा, रिकमेंडेशन करेगा मिनिमम वेजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था वो हम आगे देखते हैं। सो 2 स्टेटमेंट्स हैं, पहले देखिए। सब पहली स्टेटमेंट बोलता है जो NDRF है ये सेंटर और स्टेट दोनों मैनेज करती हैं। सेकंड बोलता है जो NDRF है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को भी फंड्स प्रोवाइड करता है जब उनके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं होते। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि भाई स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड भी है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एट नेशनल लेवल आता है, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो आपका स्टेट लेवल पे आता है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड को मैनेज कौन करेगा, सिर्फ सेंटर करेगा। सो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सो पहली गलत हो जाती है, ए और सी ऑप्शन आपके कट जाते हैं। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। जब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के पास जब सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड उनको क्या प्रोवाइड करती है, फंड्स।
तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। अब ये देखिए, रिसेंटली जो एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो था, ये डोनेशन के लिए ओपन किया गया था जून 2020 में, और इसके हिसाब से अकॉर्डिंग एक आरटीए लगाई गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उसमें बताया गया कि सिर्फ 63,000 ही जो इस फंड में डोनेट हुए हैं, कब 2020 13 जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 26 2021, तो लगभग इस टाइम के पीरियड में 63,000 रुपीज़ ही इस फंड के अंदर आए हैं। तो ये कुछ आरटीए, तो एक चीज़ याद रखनी है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, क्या आरटीए के अंडर आता है? बिल्कुल आता है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो फुल्ली मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देख लीजिए। और ये क्यों होती है? जो इमरजेंसी के टाइम पे जब कभी डिजास्टर सिचुएशन आती है, तो तब ये रिस्पांस करती है, रिहेबिलिटेट करती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है इस सिचुएशन में। अब जो एनडीआरएफ है, ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को भी सफिशिएंट फंड प्रोवाइड करती है जब उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक कह सकते हो संस्था है, जो स्टेट को भी हेल्प करती है और नेशनल लेवल पर खुद भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टर्म है जून टींथ रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये हमें बताना है कौन सा इसका आंसर है। तो फर्स्ट बोलता है क्या एक बटरफ्लाई की न्यू स्पीसीज है। सेकंड बोलता है डायनासोर के टिथ का फॉसिल मिला है। थर्ड बोलता है नेशनल हॉलीडे रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए। और फोर्थ स्टेटमेंट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, नेशनल हॉलीडे रिकॉग्नाइज करेगा यूएस। जो बिडेन जो हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही जून टींथ को अगर हम तोड़ेंगे तो 19 जून, तो 19 जून को वो क्या करेंगे? नेशनल हॉलीडे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब वो ऐसा क्यों करेंगे? जो बिडेन ने कहा है कि जल्दी ही वो एक लॉ बनाएंगे जो 19 जून को क्या होगा? नेशनल हॉलीडे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये इसलिए था क्योंकि स्लेवरी को एंड करने के लिए। और जब आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था ना, तो इस डेट पे ऐसा हुआ था कि भाई इन्होंने बोला था कि भाई जो स्लेवरी है वो हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। इसलिए ये इस डे को, इस एंड ऑफ स्लेवरी डे को ये मेमोरेट करने के लिए जो 19 जून है, इसको ये नेशनल हॉलीडे प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब देखो ये किस लिए है। देखो ये अभी रिसेंटली है, पहले से भी अप्लाइड है। 47 स्टेट्स जो यूएस की हैं वो ऑलरेडी हॉलीडे 19 जून को मनाती हैं। सो ये कुछ नया स्टेप इन्होंने नहीं किया है। ये जो डे है इसलिए किया गया, जो स्लेवरी जो थी यूएसए में वो ख़त्म हुई थी, वो ऑब्जर्व किया गया था 19 जून को कि भाई स्लेवरी यूएसए में ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसको इमेंसिपेशन डे भी बोलते हैं या जूनटीन्थ इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ डिटेल में आएगा नहीं। रिसेंटली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, भाई रिसेंटली जूनटीन्थ ही सीन इन न्यूज़, व्हाट इज इट। सो 4 ऑप्शन होंगे, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए मिल्खा सिंह जी, जो अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो गई है। सो उनकी एज 91 ईयर थी। उनके बारे में हम जानते हैं। तो इनका टाइम पीरियड देखें 1929 से लेकर 2021 का था। और ये क्या थे? ये इंडियन ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे। और इन्होंने स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किया था, और ये सर्व करते थे इंडियन आर्मी में थे। उसके बाद ये हमारे रेस वगैरह में आए, मतलब कि फील्ड स्प्रिंटर आए, इंडियन ट्रैक्स पे इन्होंने बहुत कुछ किया। अब इनकी एक डॉटर है सोनिया सनवाल्का। तो इन्होंने मिल के एक इनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो द रेस ऑफ माई लाइफ। सो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? तो ये मिल्खा सिंह जी ने और उनकी जो डॉटर हैं उन्होंने मिलके एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और ये एक ओनली एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर जो एशियन गेम्स हुई थी, और एज वेल एज इन कॉमनवेल्थ। एशियन गेम्स में भी इकलौते ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडियन के, और आपके कॉमनवेल्थ गेम में भी यही हैं जिन्होंने 400 मीटर में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता हुआ है हमारे इंडिया के लिए। तो ही इज़ द ओनली एथलीट टू विन गोल्ड एट 400 मीटर एट द एशियन गेम एज वेल एज द कॉमनवेल्थ गेम। अब इन्होंने गोल्ड मेडल जब जीता था, वो कंपटीशन उसके बाद एक हुआ था 1958 में, वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ गेम में। और उसमें इन्होंने ना 46.6 सेकेंड में 400 मीटर जो है वो इन्होंने क्रॉस कर दिया था। और ये इनकी अचीवमेंट जो है, और फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम में ये गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने 1956 में समर ओलंपिक्स मेलबर्न में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। देन 96 जो समर ओलंपिक्स रोम में हुए थे। देन 1964 समर ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे, वहाँ भी इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है द फ्लाइंग सिख। अब इनको अवार्ड मिला गया है। इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 2001 में इनको अर्जुना अवार्ड भी दे रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद ही मना कर दिया था। और इन्होंने रीज़न क्या बताया था कि भाई जो अर्जुना अवार्ड है ये यंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, मेरे जैसों के लिए नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनका जेस्चर है, तो ये आप चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। सो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आज जो हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल वगैरह आते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आज की करंट अफेयर में इतना ही। होपफुली आपको अच्छी से चीज़ें
कवर करवा पाया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के करंट अफेयर में, और जल्द ही PT 365 का सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा और फर्स्ट भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।